नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ को सौगात। जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। कहा, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने की खादी महोत्सव की घोषणा। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा खादी महोत्सव। प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्पित है ये उत्सव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की लोगों से खादी उत्पाद खरीदने की अपील। खादी को बताया भारतीय धरोहर विरासत का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्थक प्रयासों से देश में खादी के उत्पादों के प्रति लोगों का बढ़ा है आकर्षण। हरियाणा के हिसार में 8 से 10 अक्टूबर के दौरान 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन। किसानों को दी जाएगी बीज से बाजार तक की सभी जानकारी। उन्नत कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों और खेती की नई तकनीकों को देखने का मिलेगा मौका। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जगदलपुर में इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। ये संयंत्र 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीन फील्ड परियोजना का संयंत्र है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अनेक रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ व तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दांतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बोरी डांड सूरजपुर रेल लाइन को 2 तरफा बनाने की परियोजना तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पूर्ण विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने तारोकी रायपुर डेमो रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेल परियोजनाओं से जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण किया। इस नई सड़क से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। और इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव विकसित हो। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। पीएम मोदी ने कहा कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र से न केवल इस्पात आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा।
पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मध्य प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने ग्वालियर में करीब 19,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह एक्सप्रेसवे देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के पीएम के विजन की एक और मिसाल है। पीएम मोदी ने 1880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाओं को भी शिलान्यास किया। इनसे क्षेत्र के 720 से अधिक गांवों को लाभ होगा। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के तहत इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के हिसार में 8 से 10 अक्टूबर के दौरान एक 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये कृषि मेला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कृषि मेले का नाम हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 रखा गया है। कृषि विकास मेले में किसानों को बीज से बाजार तक की सभी जानकारी के साथ ही नए उन्नत कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, खेती की नई तकनीकों को देखने का मौका मिलेगा। साथ ही किसानों को मेले में लकी ड्रॉ में इनाम जीतने का भी अवसर दिया जाएगा। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस कृषि विकास मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व कृषि यंत्र निर्माता कंपनियां भाग लेंगी। किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों, यंत्रों एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। मेले में किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा श्रीअन्न की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मेले में पहले की तरह ही इस वर्ष भी किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश की गई रबी फसलों के उन्नत बीज तथा बायो फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए मेला स्थल पर विभिन्न सरकारी बीज एजेंसियों के सहयोग से बिक्री काउंटर स्थापित किए जाएंगे। किसानों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान फॉर्म पर वैज्ञानिकों द्वारा उगाई गई खरीफ फसलें दिखाई जाएंगी तथा उनमें प्रयोग की गई तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी। इस अवसर पर फसल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मेला स्थल पर मिट्टी, सिंचाई, जल व रोगी पौधों की वैज्ञानिक जांच करवाने की किसानों को सुविधा दी जाएगी। देश में किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत कराने, खेती से अधिक मुनाफा कमाने एवं उन्हें आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खादी को भारतीय धरोहर और विरासत का प्रतीक बताया और लोगों से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। नड्डा ने इस अवसर पर राजधानी के कनॉट प्लेस स्थित खादी स्टोर का दौरा किया और वहां से कुछ वस्त्र भी खरीदे। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोगों से खादी के उपयोग को व्यवहार में लाने की अपील की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से देश में खादी के उत्पादों के प्रति लोगों को न केवल आकर्षण बढ़ रहा है बल्कि शुद्ध आर्थिक लाभ के साथ खादी आज वैश्विक ब्रांड भी बन रहा है। खादी के प्रति जनमानस के बढ़ते क्रेज के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की खादी प्रेमी लोकसभा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से।
स्वच्छता ही सेवा की सच्ची संकल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूद है। ये बात करते हैं, आज आप यहाँ गांधी जी के चरणों में हैं, स्वच्छता के संदेश के साथ आज के दिन पर क्या कहेंगे? तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि सफाई के साथ साथ जो गांधी जी का सपना था कि देश में हमारी जो निर्मित वस्तु हैं उन्हीं को खरीदें, और आज अगर सही मायने में वो सपने को साकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जो खादी की सेल है, अगर हम उसको देखें 8 साल में कितनी बढ़ गई है, और आज ये पूरी संस्था प्रॉफिट में चल रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें, डिज़ाइन की मैं बात करूँ या यहाँ के प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ या यहाँ के मैं सामान की बात करूँ, तो हर वर्ग यहाँ पर आके इस सामान को ख़रीदता है। और मैं तो अपना खादी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे कुर्ते पजामे, मेरे घर के मसाले या कोई भी सामान, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों आके कई बार एक साल में 3-4 बार आके शॉपिंग करते हैं, तो अच्छा लगता है और एक मन में अच्छी भावना आती है कि हम यहाँ से सामान भी खरीद रहे हैं, उसके साथ में देश के लिए भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने खुद भी सामान परचेज किया, एक तरह से लोगों को संदेश दिया कि खादी कितनी महत्वपूर्ण। आज वैसे भी अगर प्रधानमंत्री जी के जरिए बात करें तो ये वैश्विक ब्रांड बन गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। इससे रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं कितनी बढ़ रही है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का जो एक अपना नारा दिया है वो हमें साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हर आदमी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल पेमेंट कर रहा है, कोई भी कैश नहीं दे रहा है। और चाहे वो अपना डिजिटल पेमेंट की बात हो, चाहे हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदने की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, जो गांधी जी का सपना है वो सही मायने में हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिनका मानना है कि खादी न केवल वस्त्र है बल्कि भारतीयता की एक पहचान है, जो न केवल आज ग्लोबल बल्कि ग्लोबल के साथ साथ विदेशों में रोजगार, व्यापार और कारोबार का महत्वपूर्ण जरिया बन रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विक्की के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत सरकार के सार्थक प्रयासों से देश में खादी के प्रति महिलाओं को न केवल क्रेज बढ़ता जा रहा है, बल्कि खादी आज हर वर्ग की पसंद बनने के साथ वैश्विक ब्रांड भी बन रही है। खादी के प्रति जनमानस के इस बढ़ते हुए शौक के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की खादी प्रेमी आरती भगोटिया से। स्वच्छता ही सेवा है की संकल्पना को लेकर भारत सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और इसी के जरिए खादी को बढ़ावा देने का काम भी हो रहा है। अभी हमारे साथ खादी के स्टॉल पर कुछ ऐसे लोग आए हैं जो खादी प्रेमी हैं और खादी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। बात करते हैं आरती जी, खादी के अगर प्रचार की बात करें, इसको ब्रांड बनाने की बात करें, आपने अपनी सेवाओं के दौरान इस पर काफ़ी ध्यान दिया। खादी जो है हमारे शरीर के लिए, मैं कहती हूँ जो भी आजकल हम वस्त्र पहनते हैं उससे इससे अच्छा कोई वस्त्र नहीं है। दूसरा, खादी जो है हाथ से बनाई जाती है, जो हमारे इतने इसके हथकरघा हैं उनको इससे सीधा फ़ायदा पहुंचता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्रत्येक जन में ये मैसेज जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी का उपयोग हो। और खादी आप देखिए, सिर्फ आप संसार में कहीं भी चले जाएं, खादी जैसा वस्त्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात करें, महिलाएं खादी को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाती है। आप भी खादी के वस्त्र पहनती हैं, महिलाओं के जरिए खादी का प्रचार प्रसार कितना ज़्यादा हो सकता है? देखिए, महिलाएं तो क्या होती है कि हर क्षेत्र में हर चीज़ के लिए बहुत कर्मठ कार्यकर्ता होती हैं, और एक परिवार का अगर निर्माण कहूँ तो महिला ही करती है। तो अगर महिला को ये कार्यभार हर महिला को दिया जाता है तो वो उसको बखूबी निभाएगी। और क्योंकि वो परिवार में एक होती है, बच्चे 5 होते हैं, 10 होते हैं और काफ़ी लोग होते हैं, तो अगर एक महिला है तो अपने परिवार के 6 या 7 लोगों को उससे इन्फ्लुएंस करेगी। और अगर देखिए सारी महिलाएं जुड़ जाती हैं तो पूरी जनसंख्या को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो महिला इसमें बेहतरीन रोल अदा कर सकती हैं। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है, कनाडा में इनका बिजनेस है। खादी को लेकर भारत से बाहर कितना उत्साह है? खादी को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह है, और वहाँ पे गांधी जी के द्वारा जो मैसेज दिए गए हैं उनको फॉलो भी किया जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और अगर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं खादी को लेके, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखा आपने, खादी न केवल एक वस्त्र है बल्कि भारतीयता की सच्ची पहचान है। यही वजह कि आज खादी न केवल लोकल बल्कि लोकल से ग्लोबल होते हुए रोजगार, व्यापार और कारोबार का बहुत बड़ा जरिया बन रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विक्की के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
नारायण राणे ने मुंबई में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक होने वाले खादी महोत्सव की घोषणा की है। ये महोत्सव वोकल फॉर लोकल पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोचे गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने को समर्पित है। अपने भाषण में नारायण राणे ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 4 गुना से अधिक बढ़ गई है। राणे ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पादों और स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न पारंपरिक और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुंबई के विभिन्न स्कूलों से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों के साथ साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो जहां गुजरात की धोराजी और जेतपुर मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, वहीं मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 30 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,405 रुपए। 2 अक्टूबर के इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,305 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 30 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,400 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके सौदे 275 रुपए टूटकर 4,125 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में 30 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 4,544 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके भाव में 281 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 4,825 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर में ज्यादातर राज्यों में कपास की बुआई हो रही है। वहीं चालू खरीफ सीजन में हुई कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक कपास की बुआई 123,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी थी, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 127,57,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को कपास के भाव में मिलाजुला रूप देखने को मिला। हलवद और राजकोट मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं धंधुका मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि चोटिला और जेतपुर मंडी में इस दौरान कपास के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 30 सितंबर को कपास का भाव था 6,750 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि राज्य की चोटिला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को कपास 7,000 रुपए पर बिकी।
राजकोट मंडी में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 सितंबर को कपास का भाव रहा 7,100 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 7,250 रुपए पर हुए। धंधुका मंडी में 30 सितंबर को कपास का भाव रहा 6,500 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। जेतपुर मंडी में 30 सितंबर को कपास का भाव था 7,500 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 7,500 रुपए पर बना रहा। अब बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। रत्नागिरी में किसान खेतों और बगीचों से उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के जलगांव में इस दौरान काबुली चने और सूरजमुखी की बुआई की जा सकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के किसान अरहर, सब्जियों और बगीचों में पानी जमा न होने दें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्याज की पत्तियों में पीलापन दिखाई दे तो टेबिकोनाजोल और स्टिकर मिलाकर छिड़कें। महाराष्ट्र के सोलापुर में सोयाबीन में रतुआ रोग होने पर इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल को पानी में मिलाकर छिड़कें। महाराष्ट्र के सतारा में बाजरे की पकी फसल की कटाई कर लें। सतारा में ही इस मौसम में काबुली चने की बुआई की जा सकती है। नासिक में ही अंगूर के बेलों में फफूंदी रोग के नियंत्रण के लिए बोडो मिश्रण का स्प्रे करें। कर्नाटक में कपास के फूल अगर इस मौसम में झड़ रहे हों तो इसके नियंत्रण के लिए प्लानोफिक्स का छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर में बांझपन, मोज़ेक रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। कर्नाटक में अमरूद में मीलीबग की रोकथाम के लिए यहाँ के किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही अनार को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें। कर्नाटक में अगर चीकू में पत्ती धब्बा रोग दिखाई दे तो इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में पपीते को एफिड और सफेद मक्खी से बचाने के लिए उपाय करें। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है।
इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। 2008 में मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, अजय रहीकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी एनआईए कोर्ट पहुंचे। अदालत ने पूछताछ कर बयान दर्ज करने से पहले प्रश्नावली की प्रति उपलब्ध कराने की उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में स्पेशल सेल की टीम ने छापेमारी की है। स्पेशल सेल की टीम ने न्यूज क्लिक के परिसरों पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूज क्लिक मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर किसी ने गलत किया है तो जांच एजेंसियां उस पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वे अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर ही करती हैं। आयकर विभाग से जुड़े मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार के लिए टली। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वो हर केस पर अलग अलग सुनवाई कर सकता है। एससी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल होने में देरी पर सवाल उठाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अमृत कलश यात्रा देश के हर गांव में जाएगी। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों से 25 करोड़ से ज्यादा घरों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। जम्मू के राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में बच्चों और दर्जन लोगों की मौत का मामला सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने कहा है कि घटना की जांच के लिए समिति गठित की गई है। अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम का मंगलवार से तेलंगाना का दौरा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल 5 अक्टूबर तक तेलंगाना में रहेंगे। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 84 दिन बाद ट्रेन की आवाजाही शुरू। मंगलवार से इस ट्रैक पर रेलगाड़ियों की नियमित आवाजाही शुरू। रेलवे ने 2 सफल ट्रायल के बाद इसका फैसला लिया। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थान पर श्री राम स्तंभ स्थापित किया जाएगा। इन स्थानों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता पिता और भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन के समय विश्राम किया था। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।